नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 19 सितंबर 19 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ कोशिश करिए डेली करंट अफेयर की क्लास को रेगुलर फॉलो करने के लिए और अपनी नोट्स बनाएं। इसके लिए आपको डेली जो है करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए और इसी के साथ साथ रेगुलर जो है सेशन को फॉलो करिए, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस करंट्स के ही देखने को मिलते हैं और आजकल जो स्टैटिक्स पोर्शन भी होता है वो करंट को रिलेट करता है, इसीलिए कोशिश करिए रेगुलर क्लास को फॉलो करिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं और उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि कितने पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। तो हाल ही में ध्यान रखिएगा, भारतीय भाषा सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है जो कि पत्रकारों और साहित्यकारों को दिया गया है। तो ये कितने पत्रकारों और साहित्यकारों को दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, जिन्हें नहीं पता है वो सेशन को ध्यान से देखें और नोट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है। तो देखिए आप लोग टेलीग्राम पे जो है करंट अफेयर का टेस्ट भी लिया जाता है, तो उससे आप लोग डेली जो है कोशिश करिए जो टेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करिए, देखिए कि किस तरीके से कितने आपके मार्क्स हो रहे हैं, कितनी आपकी प्रिपरेशन हो रही है, तो आपको टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। तो यहाँ पे हम बात करें जो कि 18 जो है भारतीय भाषाओं के जो पत्रकार और साहित्यकार हैं उनको भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मान समारोह था दोस्तों, ठीक है, भारतीय भाषा जो सम्मान दिवस जो कार्यक्रम था इसका आयोजन हिंदी दिवस पे किया गया। हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया, 14 सितंबर को, और इसी दिन जो है भारतीय भाषा सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देखिए किसे किसे ये पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए पांचजन्य के जो संस्थापक हैं हितेश शंकर, तेलुगु भाषा के लिए जो वरिष्ठ पत्रकार है विक्रम राव को, मराठी के लिए जो वरिष्ठ पुरस्कार यहाँ पे पत्रकार है श्रीराम जोशी को, गुजराती के लिए जो दिया गया है पद्मश्री विजेता ये रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर विष्णु पांडे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसी के साथ साथ हम बात करें दोस्तों पंजाबी भाषा के लिए किसे दिया गया है, तो वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर भाई परमजीत सिंह को, बांग्ला के लिए देखा जाए डॉक्टर सुमन चंद्र दास को और असमिया के लिए देखा जाए अरुण ज्योति बोरा को दिया गया है, और सिंधी के लिए दुलार को और ठीक है दुलार कमल किशोर खत्री को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली आप ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय भाषा सम्मान पुरस्कार देखा जाए जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनसे संबंधित साहित्य और पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष 18 भारतीयों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि आईसीसीआर ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। तो अभी देखिए हाल ही में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया बिहार में, और बिहार में भी किस विश्वविद्यालय में किया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक्स बढ़ाइए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर हम देखें दोस्तों तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा किया गया है। तो इस परिषद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है भारत की जो समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा है दोस्तों उसको दिखाने के लिए, उसका प्रदर्शन करने के लिए बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय है उस नालंदा विश्वविद्यालय में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा किया गया। इसका जो आयोजन किया गया है वो 15 सितंबर को किया गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए हम लोगों ने 15 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया है। और अगर हम बात करें इसी दिन, ठीक है, चूंकि हमने अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया, और कौन सा दिवस मनाया इस पे हमने चर्चा किया था, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जल्दी से आप लोग। और यहाँ पे जो है जो वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है उसका अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो कि 15 सितंबर को आयोजित किया गया था, उसी दिन इस ठीक है फेस्टिवल का, इस समारोह का, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया।
आईसीसीआर की बात करें दोस्तों तो इसने जो है विश्वविद्यालय को, इसके जो विश्वविद्यालय का जो इतना अत्यधिक महत्व है और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों की जो उपस्थिति के कारण जो है इसे जो है इस विश्वविद्यालय को अपना आयोजन स्थल के रूप में चुना। अगर हम बात करें दोस्तों वैशाली, ठीक है, बिहार का जो वैशाली है दोस्तों, इसको दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है और ये वही स्थान है दोस्तों जहां की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वहां पे इसका पता लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की तो ये दुनिया के जो है पहले विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये गुप्त शासक थे 5वीं शताब्दी में जिनका नाम था कुमार गुप्त, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन आगे चल करके, ठीक है, जब मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहे थे तो वहां पे गौरी वंश में जो था दोस्तों मोहम्मद गौरी, उसी का एक गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये वही वो गुलाम था। मोहम्मद गौरी के दो देखिए महत्वपूर्ण गुलामों, बख्तियार खिलजी की बात करें जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, ठीक है, और एक था जिन्होंने यहाँ पे जो है दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना वो भी मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। और आप मुझे बताइए एक गुलाम जो था बख्तियार खिलजी जिसने इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, जला दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, किसने इस विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया, वो आपसे कई बार एग्जाम में ये लाइन पूछी गई। चलिए आप मुझे बताइए गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अगले प्रश्न की तरफ सब बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दिवस से संबंधित है कि हाल ही में कब विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है वो मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 17 सितंबर को जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है वो मनाया गया है। तो हर साल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 17 सितंबर को किया जाता है। और अगर हम किसी भी दिवस की दोस्तों बात करते हैं तो बेसिकली जो दिवस जिस उद्देश्य से मनाया जाता है वो लोगों को जागरूक करने के लिए जनरली मनाया जाता है। तो इस दिवस जो यह भी दिवस जो कि विश्व रोगी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे रोगी होना चाहिए, रोगी सुरक्षा दिवस है। तो यहाँ पे जो है एक इसका उद्देश्य देखिए क्या है, जो सार्वजनिक जागरूकता और जुड़ाव को बढ़ावा देना, वैश्विक समझ को बढ़ाना, रोगी सुरक्षा बढ़ाने और साथ ही साथ रोगी क्षति को कम करने के लिए जो सदस्य राज्यों के द्वारा वैश्विक एकजुटता और कार्यवाही की दिशा में काम करना, इसी उद्देश्य से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें इस दिवस की, इस वर्ष थीम क्या थी, तो रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को शामिल करना, ये इस वर्ष की थीम थी रोगी सुरक्षा दिवस 2023 की। इस दिवस को देखा जाए जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों 29 मई 2019 की बात है। 72वीं विश्व जो है स्वास्थ्य सभा ने हर साल जो है 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था और उसी के अगले साल जो है यानी कि 17 सितंबर 2020 को पहली बार जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो ये WHO का ये प्रस्ताव था। ठीक है, तो उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे पहली बार जो ये दिवस मनाया गया था वो 17 सितंबर 2020 को मनाया गया था। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमने 17 सितंबर को देखा कौन सा दिवस, तो यहाँ पे विश्व रोगी दिवस। इसी के साथ साथ देखिए एक और भी दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। देखिए 15 सितंबर को हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में बात किया। एक दिवस जो मैं आपसे पूछ रही हूँ कौन सा मनाया गया, और उसी दिन हम बात करते हैं 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस। लिम्फोमा एक तरीके का कैंसर होता है दोस्तों, तो कैंसर जो है इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो लिम्फोमा के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, यह दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें लिम्फोमा दोस्तों एक तरीके का जो है रक्त कैंसर का ये समूह है जो कि हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके भाग है और लसिका प्रणाली को ये क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है। लिम्फोमा देखा जाए दोस्तों इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं जिसमें से 2 प्रकार जो है प्रमुख है। हाँ ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे हॉजकिन लिम्फोमा और गैर हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, अगर हम बात करें 2000 वर्ष 2002 की बात करें तो दुनिया भर के लिम्फोमा रोगी संगठनों के एक संगठन जो है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में लिम्फोमा अलायंस की स्थापना की गई थी। और करीब इस दिवस की बात करें तो 15 सितंबर 2004 को लिम्फोमा गठबंधन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए पहला जो है विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया था। तो पहली बार इसको जो है 2004 में मनाया गया था और तब से ये हर वर्ष जो है हर साल देखा जाए तो ये 15 सितंबर को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक हाथी गलियारा है?
तो एक रिपोर्ट जारी किया गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। उस रिपोर्ट के अनुसार ये बात की गई है कि किस राज्य में सर्वाधिक हाथी गलियारा है। दोस्तों ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में वर्तमान में सर्वाधिक हाथी गलियारा है। तो हाल ही में देखा जाए हाथी परम, ठीक है, पर्यावास वाले जो 4 क्षेत्रों में 15 रेंज राज्यों में फैले कम से कम 150 हाथी गलियारे हैं। तो देखा जाए जो 15 रेंज राज्य हैं जहाँ पे हाथियों की संख्या अधिक है, वहां पे कम से कम टोटल देखा जाए मिला जुला करके 150 जो है हाथी गलियारा है, एलिफेंट कॉरिडोर है। और इसी के अनुसार देखा जाए जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय उसने एक रिपोर्ट जारी किया और इस नई रिपोर्ट में यह बताया गया कि अभी हाल ही में नए जो है 26 नए गलियारे बने हैं पश्चिम बंगाल में। और इस नए गलियारों के साथ देखा जाए जो है पश्चिम बंगाल सर्वाधिक हाथी गलियारों वाला राज्य हो गया है। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार की 2010 की जो हाथी टास्क फोर्स रिपोर्ट है उसमें देश में कितने गलियारों को सूचीबद्ध किया गया था? 88 गलियारों को, जो कि वर्तमान में बढ़कर के 150 हाथी गलियारे हो गए। हालांकि अगर हम बात करें जो भारत के जो हाथी गलियारे हैं शीर्षक रिपोर्ट वाली, इस बात करें ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है मंत्रालय के द्वारा, उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? भारत के हाथी गलियारे। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इनमें से जो 59 गलियारे हैं उन गलियारों हाथियों के उपयोग की तीव्रता बढ़ी। उन गलियारों में देखा जाए जो हाथी हैं वो उस गलियारों का जो उपयोग काफी तेजी से कर रहे हैं। 29 में जो वो स्थिर रही है और 29 जो अन्य उसमें कमी आई है। कुछ गलियारों में देखा जाए दोस्तों कुछ गलियारे जो है वो इसमें से 15 जो है क्षतिग्रस्त हो गए और कार्य क्षमता बहाल करने के लिए पुनर्स्थापन प्रयास की आवश्यकता है उन्हें। हाथी गलियारा दोस्तों होता क्या है? तो एक तरीके से ये भूमि की पट्टी है जो 2 या 2 से अधिक व्यवहार हैबिटेट क्षेत्रों के बीच हाथियों की आवाजाही को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो एक तरीके का गलियारा बन जाता है। मान लीजिए ये जंगल है दोस्तों और ये रोड जा रही है, ठीक है, ये भी जंगल, यहाँ पे हाथी रहते, तो एक गलियारा यहाँ से इस दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए गलियारा बना दिया जाएगा ताकि इधर से अगर कोई भी गाड़ी वाड़ी जा रही हो, कुछ भी जा रहा हो, ठीक है, कोई परिवहन का क्षेत्र है, वहां से इन जानवरों को नुकसान न पहुंचे, तो एक गलियारे का इस्तेमाल करके वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जा सकते हैं। बेसिकली यही कॉरिडोर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे 2017 में जो अंतिम अनुमान था उसके अनुसार देखा जाए तो भारत में लगभग देखे 30,000 हाथी थे, जो जानवरों की वैश्विक आबादी का जो है 60% है। तो जो विश्व की आबादी है, विश्व की हाथियों की, उसकी 60% आबादी भारत में निवास करती है। लगभग कितनी हाथी? ये 2017 के अंतिम आंकड़े बता रहे हैं 30,000 हाथियां। ठीक है, और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो सबसे अधिक हाथी गलियारा है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, और सबसे अधिक हाथियों की जो कुल संख्या है दोस्तों, ये जो हाथी गणना की गई थी 2023 में, उसके अनुसार देखा जाए अगर हम एलिफेंट स्टेट बात करें दोस्तों कौन है? तो वो कर्नाटक है। तो सर्वाधिक हाथियों वाला जो राज्य है, यानी कि हाथियों की कुल संख्या में देश में सबसे जो आगे कौन सा राज्य है? तो वो है कर्नाटक है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें बात की गई इस रिपोर्ट में, ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो है एनवायरमेंट इकोलॉजी क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में बनते हैं, तो इसके बारे में अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि किस स्टेट में हाथी गलियारा एलिफेंट कॉरिडोर किस स्टेट में अधिक है, कौन सा स्टेट जो है वो है कहाँ पे हाथियों की संख्या ज्यादा है, एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बन गया है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला जो विश्व का 13वां देश बन गया है दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश भारत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत की बात करें दोस्तों, ये दुनिया का 13वां देश बन गया है। किस उद्देश्य, किस क्षेत्र में? तो ये दुनिया का 13वां देश बन गया है जो कि क्या करेगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी कि वैश्विक स्तर पर जो स्वीकृत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है उसका प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, और ऐसा जारी, ठीक है, ऐसा करने वाला ये दुनिया का 13वां देश है। और ये घोषणा देखिए किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले के जो मंत्रालय उनके द्वारा किया गया 14 सितंबर को, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया, जो कि भारत की मेट्रोलॉजिकल क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश दोस्तों कौन बन गया है? ये बन गया है भारत। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों किया गया है मुख्यमंत्री संपूर्ण सृष्टि योजना, माफ करिएगा पुष्टि योजना? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, उड़ीसा है, असम, आंध्र प्रदेश, केरल। दोस्तों जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग और साथ ही साथ आंसर भी करते रहिए, और इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है,
उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा सरकार जो है वो। यहाँ पे उड़ीसा के जो तो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक दोस्तों, उन्होंने ध्यान रखिएगा जो राज्य की जो माताएं हैं, ठीक है, जो किशोर हैं, किशोरियां हैं और साथ ही साथ जो बच्चे, ध्यान रखिएगा सबके लिए योजना नहीं शुरू की गई, बेसिकली ये माताओं के लिए, ठीक है, जिन्होंने जो है देखा जाए अभी हाल फिलहाल में बच्चे को जन्म दिया है, जो किशोरियां हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो पोषण संबंधी जरूरतें हैं, उन पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने दोस्तों एक योजना शुरू किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। योजना के अंदर देखा जाए तो हर आयु की जो वर्ग के लड़कियों को नहीं, बल्कि देखा जाए यहाँ पे 15 से लेकर के जो 19 वर्ष की आयु की जो लड़कियां हैं, उन आयु वर्ग की लड़कियों को पूरक पोषण आहार जो है वो राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उड़ीसा में देखें दोस्तों, ये जो है इसके बारे में और बात करें तो उड़ीसा ने 2020-21 के लिए पोषण बजट डिजाइन करने वाला ये देश का पहला राज्य भी है, ठीक है। तो पोषण बजट डिजाइन करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन है, वो है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की, किसके द्वारा दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। तो देखिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना की घोषणा की गई थी, ठीक है, 15 अगस्त में, उस योजना को देखा जाए दोस्तों अब यहाँ पे शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन पे, यानी कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने अपना जन्मदिन जो है वो मनाया और इसी उपलक्ष्य में, या इसी उपलक्ष्य में मैं नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा जाए 17 सितंबर को जो है नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 17 सितंबर को ही दोस्तों विश्वकर्मा दिवस भी मनाया गया है, ठीक है। उसी उपलक्ष्य में इन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया, कि इन्होंने भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगर हम इस योजना की बात करें पीएम विश्वकर्मा योजना का, तो इस उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य न केवल देश भर के जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो कारीगर रहते हैं, देखिए एक तरीके से बेसिकली जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं दोस्तों, उनको आर्थिक समर्थन, आर्थिक सहायता देने के लिए, ठीक है, ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया था। लेकिन इसमें ना सिर्फ ऐसा नहीं कि जो शहरों में जो कारीगर रह रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिल्पकार कारीगर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को समर्थन नहीं किया जाएगा, बल्कि जो स्थानीय उत्पाद, कला, शिल्प और जो शिल्पों के माध्यम से जो सदियों पुरानी जो परंपरा है, संस्कृति है और विविध विरासत, उनको जीवित करने के लिए, उनको समृद्ध करने के उद्देश्य से ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना में देखा जाए जो कारीगर हैं, ठीक है, जिन्हें हम विश्वकर्मा कहते हैं दोस्तों, उनको सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से क्या किया जाएगा, निःशुल्क पंजीकरण उनका कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र जो है और आईडी कार्ड के जिन्हें उन्हें पहचान दी जाएगी, ठीक है। अगर हम इस योजना की बात करें दोस्तों, तो इस योजना की शुरुआत करने की घोषणा जो केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। कौन सी योजना का, मतलब इस वर्ष की योजना में, इस वर्ष जो बजट पास किया गया था केंद्रीय बजट 2023-24 में, उसमें भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जिक्र किया गया था। इसे आरंभ करने की घोषणा करने की बात की गई थी। इस योजना के तहत देखा जाए जो वित्तीय वर्ष यानी कि 2023 से 24 से लेकर के 2027 से 28 तक, इस दौरान, इतने वर्षों के दौरान देखा जाए तो इस योजना के तहत जो वित्तीय परिव्यय है वो कितने करोड़ रुपए रखा गया है, तो वो 13,000 करोड़ रुपए तक का रखा गया है। योजना के तहत जो यहाँ पे पात्र लाभार्थी होंगे जिनको इस योजना का लाभ मिल सकेगा, उन्हें देखिए क्या लाभ होगा, तो 5% की रियायती दर पे जो है वो जो है दर पर, ब्याज दर पर वो 1 लाख रुपए पहली किस्त में और 2 लाख रुपए दूसरे किस्त तक ऋण सहायता जो है उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। तो कितने, मात्र 5% की रियायती दर पर उनको जो है 2 किस्तों में ऋण सहायता उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। पहली किस्त में 1 लाख रुपए दिया जाएगा, दूसरे किस्त में 2 लाख रुपए दिया जाएगा। तो इस तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान करके जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उनको जो है सहायता प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, जो कि नियुक्ति से संबंधित है, कि हाल ही में भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है राहुल नवीन जी को किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी हैं, ठीक है, IRS है ये। और बात करें राहुल नवीन ने, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय ED, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो है प्रभारी निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है।
अगर हम बात करें ये किसका स्थान लेंगे तो निर्वर्तमान जो निदेशक है दोस्तों कौन, संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा का राहुल नवीन जी जो है स्थान लेंगे। और वर्तमान में देखा जाए तो ये राहुल नवीन जी किस पद पर नियुक्त है, तो प्रवर्तन निदेशालय में ये विशेष निदेशक पद पर ये नियुक्त है। अगर हम बात करें प्रवर्तन निदेशालय की दोस्तों स्थापना कब हुई थी तो 1 मई 1956 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली भारत में। तो ध्यान रखिएगा ये नियुक्ति इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, तो राहुल नवीन जी को किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे रैंकिंग से संबंधित है। हाल ही में देखिए टाइम मैगजीन के द्वारा जो है रैंकिंग जारी किया गया है और इस मैगजीन में के द्वारा जो की गई यहाँ पे जो सूची जारी की गई है उस सूची के अनुसार देखा जाए तो 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बनी। देखिए यहाँ पे जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की गई है टाइम मैगजीन के द्वारा और यहाँ पे जो है जो 100 जो सबसे श्रेष्ठ सूचियां उसमें से बस एक मात्र भारतीय कंपनी शामिल हुई है। वो भारतीय कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, इंफोसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंफोसिस जो है ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की जो शीर्ष 100 रैंकिंग में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बन गई है जो कि 88.38 के प्रभावशाली समग्र स्कोर के साथ 64वें स्थान पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 64वां स्थान मिला है और एकमात्र जो है ये वर्ल्ड बेस्ट कंपनी में जो टॉप 100 लिस्ट है उसमें एकमात्र जो कंपनी शामिल हुई है भारतीय कंपनी वो है इंफोसिस। इंफोसिस के चेयरमैन दोस्तों कौन है, एन नारायण मूर्ति है और इस जो कंपनी की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो एन नारायण मूर्ति के साथ ही देखा जाए 4 इंजीनियरों के द्वारा 1981 में इंफोसिस की स्थापना की गई थी। और इंफोसिस देखा जाए यहाँ पे राजस्व, ध्यान रखिएगा ये गलत लिखा है, राजस्व के मामले में भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी जो है वो बन गई है। इस सूची में देखा जाए अगर हम शीर्ष कौन सी कंपनी है तो माइक्रोसॉफ्ट जो है प्रथम स्थान पे, एप्पल है, फिर अल्फाबेट है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये शीर्ष 3 कंपनियां हैं। आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में कौन से स्थान पर है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है ए, पहले स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए चैनालिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स से ये पता चलता है कि चुनौतीपूर्ण नियामक स्थितियों के सामने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित करते हुए भारत ने जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में 154 देशों के बीच जो है ये रैंक हासिल की है। बात करें चूंकि भारत पहले स्थान पे है, ठीक है, जमीनी स्तर पे क्रिप्टो को उतारने में, तो यहाँ पे नाइजीरिया की बात करें दोस्तों तो नाइजीरिया जो है वो दूसरे स्थान पे, वही तीसरे स्थान पे वियतनाम है और चौथे स्थान पे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है और 5वें स्थान पे यूक्रेन है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जमीनी स्तर पर क्रिप्टो को अपनाने में जो है भारत पहले स्थान पे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि राज्य सरकार भाषा संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन करिए। कौन सी राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाल ही में बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं कौन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको स्किप कर दीजिएगा, कोई नहीं, इसका आंसर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, अगला जो हमारा फैक्ट्स है दोस्तों वो है कि प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड, ठीक है, मोबाइल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसे दोस्तों, ये बनाया ऋतिक रोशन को। आज का हमारा अगला है फैक्ट्स ऑफ द डे कि मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन बने कौन, रजनीश कुमार। और लास्ट है हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे कि राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दिया है। किस राज्य सरकार ने, उत्तराखंड ने। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड की जाती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो भी मैं प्रश्न पूछती हूँ कोशिश क्या करिए उसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, बाकी इसी तरह से सेशन से जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।